और आज हमारी बातें कई पार्टियों को चुभ रही हैं तो कई पार्टियों को अच्छी भी लग रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम लगातार बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए। बघेल साहब, आपका भी स्वागत है। और बघेल साहब ने भी पूरा दम दिखाया है कि इन नतीजों में भी वो सामने आए हैं बात करने के लिए। और साथ ही साथ विजय उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, आपसे एक रिएक्शन, क्या कहेंगे आप जो ये नतीजे सामने आए हैं? 760 सीट पर सपा है आगे और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दूसरे नंबर, यानी 719 सीट बीजेपी ने जीती है, वार्ड जीते हैं जिला परिषद के। क्या कहना आपका, किस तरह से देखते हैं इन नतीजों को आप? तो सबसे खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जो जीत है वो ये बता रही है कि जो 2014 से एक शुरुआत हुई थी कि कुछ समुदाय के लोगों को और दूसरे समुदाय खासतौर पिछड़े वर्ग में उनमें एक गैप क्रिएट हो गया था। यानी कि जो पिछड़ों में जो अगड़े हैं और जो अति पिछड़े हैं उनमें एक गैप था, वो गैप हमें भरता हुआ नजर आ रहा है। जो पिछड़े वर्ग की राजनीति ने भाजपा को बहुत ज्यादा ताकत दी थी, शायद उसमें डेंट लग रहा है। और ये भी बात बीजेपी के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि अति पिछड़े और अति दलित भाजपा के साथ 2014 में जुड़े और लगातार जुड़े रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में जो चमत्कारी जीत उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा की 325 सीटों की अलायंस के साथ, और उसके साथ ही चाहे विधानसभा लोकसभा चुनाव हो 2019 का, जबकि सपा बसपा एक साथ आ गई और 12 सीटों पर चारों पार्टियां एक साथ थी, सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी, फिर भी बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन इस चुनाव में मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो जो डेंट है वो वापस लौट रहा है और पिछड़े वर्ग और अति दलित जो हैं वो वोटिंग अपने पुराने पैटर्न पर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो विजय जी, आपने कहा, और बघेल साहब आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहना आपका? समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत जो चुनाव है उसमें बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिख रही है। 760 सीटों पर सपा के प्रत्याशी जीतते हुए यहां दिख रहे हैं, यानी बढ़त बनाई हुई है सपा ने। मैं विजय जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दे पर, विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दे पर, नगर निगम का अलग मुद्दे पर, नगर पंचायतों का अलग मुद्दे पर, नगर परिषद का अलग मुद्दों पर और ये जिला पंचायत अध्यक्ष, डीडीसी प्रधान, सदस्य ग्राम सभा का अलग मुद्दों पर होता है। इसमें जात चलती है, क्षेत्र चलता है, धर्म चलता है, गोत्र चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है। तो इसका आने वाले लोक विधानसभा के चुनाव से 14 और 17 और 19 और 22 से इसकी तुलना ना की जाए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो ज़्यादातर पहले शहरों तक सीमित रहती थी, आपने ही बताया थोड़े से जिला पंचायत सदस्यों का अंतर है, तो गाँव में भी पूरी तरह उसकी पहुंच हो चुकी है। मैं निजी तौर से अपना बता दूं कि आगरा लोकसभा में देहात की एक विधानसभा है एकमात्र, जिसमें हमने पूरे यूपी का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे यहाँ 7 वार्ड थे जिसमें भाजपा के ही 6 लोग जीत कर आए। ये हमारा यूपी का किसी भी विधानसभा का हमने रिकॉर्ड तोड़ा है, मेरी विधानसभा है। तो ऐसा नहीं, ये जो बता रहे हैं सदस्यों की संख्या जो आई है, संख्या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन उसके जिले बहुत सीमित हैं। जैसे एटा है, फिरोजा समाजवादी पार्टी का एटा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, कन्नौज है, आजमगढ़ है। फर्रुखाबाद हो सकता है क्योंकि मैं कोविड के प्रबंधन में लगा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने अभी एक भी सुबह से टेलीविज़न नहीं देखा है। आपके आदेश पर मैं यहाँ आया जरूर हूँ, लेकिन सदस्यों की संख्या निश्चित तौर से जो मैंने जिले गिनाए हैं उनकी ज़्यादा है। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आएगा तो आप देख लीजिएगा कि अधिकांश सीटों पर 80 से 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने जाएंगे। उसका एक और रीजन है कि अभी 4-4, 5-5 लोगों ने बीजेपी से टिकट मांगी, टिकट अलॉट हुई है। इसके बाद वो जैसे 18 और 19 और 20 के स्तर के 3 लोग लड़े, टिकट 20 को मिली, तो 18-19 स्तर के भी लोग लड़ गए हैं। वो अलग रहे, विद्रोही हैं, लेकिन मन से, वचन से, कर्म से वो भाजपा ही हैं। भाजपा की नीति सिद्धांत कार्यक्रम में उनकी आस्था है। किन्हीं कारणों से टिकट ना मिलने पर रिएक्शन में वो चुनाव लड़े हैं। अब वो अध्यक्ष अपना भारतीय जनता पार्टी का ही चुने। चलिए, तो एसपी सिंह बघेल साहब, आपका ये कहना है कि भले ही ये इस वक्त जो सदस्य हैं वो
सपा के ज्यादा हो, लेकिन आपका कहना है कि जब अध्यक्ष की बारी आएगी तो आपकी पार्टी जीतेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश का इतिहास तो यही है। तो सपा के कई नेता सुबह से आरोप भी लगा रहे थे कि आप लोग अभी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे और फिर अध्यक्ष अपने जितवाएंगे आप। ये कई लोगों ने आरोप लगाया, कांग्रेस के नेता, बीएसपी के नेता, सपा के नेता। अभी जूही जी से मैं सवाल करूंगा। करते आए हैं ना वो, इसलिए उनको याद आ रहा है, ऐसा करते आए हैं वो। फैजाबाद की घटना तो पता ही होगी, जब उनकी सरकार थी कि नॉमिनेशन कर रहा था उसी को उठा के ले गए, तो नॉमिनेशन की भी प्रतीक्षा नहीं। कलेक्टर ने उस जमाने में जो फायरिंग हुई थी कलेक्ट्रेट पे, उसको भी नहीं सुना था। मैं बहुत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कभी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। मैंने उसका उदाहरण दिया कि अध्यक्ष क्यों बनेंगे, क्योंकि जो निर्दलीय हैं उनमें अधिकांश भाजपा मानसिकता के हैं। इसमें कोई जो राय नहीं, मैं उन जिलों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी बता दूँ, इन जिलों में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने से अध्यक्ष उनके बनेंगे, लेकिन ओवरऑल मध्य उत्तर प्रदेश में ओवरऑल जिलों के जो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। और इस सरकार में कोई मेंबर को दरोगा उठा के नहीं देगा, एक बीडीसी उठा के भी कोई। ठीक है बघेल साहब, उम्मीद करते हैं ना करेंगे कि ब्लॉक प्रमुख को एक बीडीसी भी थानेदार नहीं देगा, किसी पे कोई मुकदमा नहीं कायम होगा। बिल्कुल, मैं जूही जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आपकी इस पर। गुंडा एक्ट लगाते हैं। जूही सिंह जी, क्या कहना आप, बघेल साहब ने जो बात कही, क्या कहना आपका उस पर? देखिए, सांसद जी हैं, हमारे साथ भी रहे हैं, तो इन्होंने कुछ जिले गिनाए हैं, कुछ मैं गिना देती हूँ, जैसे कि गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। आगरा में आपसे तो जो जी आगरा में आपसे ज्यादा है, आगरा में बहुत ज्यादा है आप जी। सांसद जी, मैंने ये नहीं कहा। सांसद जी, आप समझ नहीं, आपने कुछ जिले गिनाए, कुछ मैंने गिना दिए, मथुरा। तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं नहीं करती हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ। धन बल और सत्ता का प्रयोग न हो, ये जनता भी देख रही है, क्योंकि ये सीधा चुनाव है, जनता के द्वारा दिए गए वोट हैं। 2022 हम सबको लड़ना है, नैतिकता से जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। बहुत सारे दो बातें उभर के आई हैं। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे बागी थे, खींचतान थी, ये तो हर पार्टी में होता है। तो शायद हमारे पास बेहतर स्थानीय चेहरे थे कि हमने कंट्रोल कर लिया, या हम बेहतर अनुशासित पार्टी हैं कि हमने अपने बागियों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। बाकी इनकी रणनीति है, ये बेहतर विचार करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जूही जी एक सवाल, बड़ा अहम सवाल मेरा आपसे है, सैफई को लेकर। का रिकॉर्ड हमने बनाया है, मेरी विधानसभा ने यूपी का रिकॉर्ड। सांसद जी, लेकिन आप ही तो कह रहे हैं विधानसभा से इन नतीजों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको मुबारकबाद कि आपने ताल्लुक रखा। जी जूही जी, एक सैफई को लेकर सवाल है, बड़ा जरूरी सवाल, लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा था ये सवाल यही कि अगर हम सैफई की बात करें तो वहां पर शिवपाल यादव की जो पार्टी है प्रसपा, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था, यानी सैफई की अगर हम बात कर रहे हैं वहां पर खासतौर पर सैफई प्रथम की बात करें वहां पर, और साथ ही साथ जसवंत नगर द्वितीय में वहां पर सपा के प्रत्याशियों को हरा दिया, यानी चाचा जो है वो भारी पड़ गए भतीजे में। तो क्या कहना है आपका इस पर? रोहित जी, इस पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। और शिवपाल जी जसवंत नगर के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन हम अपने प्रदर्शन से, जैसा कि आपने कहा कि अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, मुख्यमंत्री के गढ़ में जो हमने प्रदर्शन किया है और हमारे स्थानीय नेताओं ने, हमारे संगठन ने जैसे संभाला है, उससे बहुत उत्साहित है, क्योंकि ये मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा। और आशा है कि आगे भी चलकर 2022 सभी पार्टियां मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी और एक दूसरे को जोड़कर चुनाव लड़ेंगी। बाकी जो जीता उनको शुभकामनाएं। कोरोना काल है, सब लोग सावधानी बरतें, और सरकार से गुजारिश है कि सबके जीत के सर्टिफिकेट तुरंत दे दिए जाएं, और जगह जगह जहां जनता इस समय कोरोना से पीड़ित है उसको नहीं पहुंच पा रही है, मदद करो। ठीक है, बिल्कुल जूही जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सैफई के सवाल को आप टाल गए, आपने कहा कि उसका जवाब अखिलेश जी देंगे, लेकिन खैर सैफई के सवाल पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बघेल साहब भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बघेल साहब, कुछ सैफई वाले सवाल पे कुछ कहना चाहेंगे जूही जी को आप? परिवार का अंदरूनी मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना है जी। वो परिवार के अंदरूनी मामला है, वो बैठ के उनका जो भी निर्णय रहेगा। लेकिन फिलहाल इसमें कोई जो राय नहीं है कि जसवंत नगर के लोकप्रिय नेता शिवपाल सिंह यादव उस विधानसभा को, तो वो उस विधानसभा को और उस लोकसभा को प्रभावित करते हैं।
बिल्कुल। और अब मैं आखिर में एक एक सवाल तीनों अपने खास मेहमानों से लूंगा। विजय जी आपके पास होगा। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा गया। सुनील बंसल पश्चिम बंगाल में व्यस्त थे, वो इस चुनाव में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा? क्या कहेंगे आप इस बात पर? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है, भले ही कोई कुछ भी कह ले, बघेल साहब हालांकि शब्दों के भी जादूगर हैं, राजनीति के भी जादूगर हैं और अपने लोगों के बीच भी जादू करते हैं, लोग इनको काफी मानते हैं। ये कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत ये है कि सपा ने बढ़त बनाई है। विजय जी, पड़ेगा कि पंचायत के चुनाव और कोऑपरेटिव के चुनाव समाजवादी पार्टी की जड़ें गहरी रही है पहले। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि पंचायत के चुनाव और कोऑपरेटिव के चुनाव, इस प्रकार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जड़ें पुरानी गहरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी 40-50 एमएलए तक सीमित रहती थी, उनको के ऊपर एमएलए आना और देहात में बहुत सारी ब्लॉक प्रमुखों का जिताना, जिला पंचायत सदस्यों का जिताना, कोऑपरेटिव के भी जीते हैं, जो भूमि विकास के भी जीते, तो देहात की तरफ भी पिछले 7-8 साल में बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ी। बिल्कुल। अब मैं विजय जी आपसे सवाल, अब आप भी जवाब दीजिए विजय जी, उसके बाद जूही जी के पास चलूंगा। और अब 8 मिनट बच गए, जब टेली फाइनल होगी, एक और अपडेट होगा टेली में, हम दिखाने जा रहे हैं किस तरह से बड़ा बदलाव एक बार फिर से टेली में देखने को मिलेगा। इससे पहले विजय जी आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में थी तो मुझे लगता है कि शायद वो सही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तैयारियां तो बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन जो इनके विधायकों के प्रति जनता का मोहभंग हुआ है और जो इनके कैंडिडेट आए हैं, सबसे ज्यादा जो मुश्किल आई है भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को लेके है। और इनके कैंडिडेट स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय नहीं थे, उनकी जो सेवा भावना थी वो बहुत कम थी। आप देखिए, सपा के जो उम्मीदवार थे उनको पार्टी से उतनी मदद नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते चुनाव लड़ा है। जबकि भाजपा ने ढेर सारी मीटिंगें की, ढेर सारे कार्यक्रम किए, लेकिन फिर भी उनके प्रत्याशी उस तरीके से नहीं जीते जैसा इनको उम्मीद थी। और हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि शायद चमत्कार करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चमत्कार नहीं कर सकी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, जो रिवेल है उसमें हमारे ज्यादा लोग जीत के आए हैं, तो आखिर फिर आपने प्रत्याशी गलत क्यों दिए? और अभी जो स्थिति है, यानी कि जो गांव का माहौल है, जिसमें अभी थोड़े दिन पहले तक आपने मुफ्त अनाज बांटा था, अभी फिर से बांटना शुरू करेंगे, यानी आपके टोटल कामकाज से जनता खुश नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता से ज्यादा इनके कार्यकर्ता खुश नहीं है। जो खुश नहीं है कि शायद सरकार में उनकी सुनवाई नहीं है, यहाँ तक कि विधायक भी इस बात की कंप्लेन करते रहे हैं। और जो गांव के लोग होते हैं उनको चाहिए, तहसील में काम उनके होते हैं, उन थाने में काम होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर थाने और तहसील में सिफारिश अपने लोगों के लिए या गांव के लोगों के लिए नहीं कर सकता है, तो आखिर उसको लोग सपोर्ट क्यों करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कहता है कि भाई सरकार हमारी है लेकिन चलती नहीं है हमारी, तो जाहिर है फिर तो वो जनता से कट जाएगा, क्योंकि राजनीति में उम्मीदें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप किसी के काम आते हैं तो जनता आपके साथ खड़ी होती है, और अगर आप काम नहीं आएंगे तो जनता आपको छोड़कर उसके साथ जाएगी जिससे उसे उम्मीद होगी। बिल्कुल विजय जी, तो ये बात आपने कही। और अब मैं जूही जी के पास चलूंगा। जूही जी, क्या कहना है आपका? जिस तरह से विजय जी ने अपनी बात कही और सांसद जी ने भी अपनी बात कही, तो कुल मिलाकर अगर इन नतीजों को अगर अभी हम डिकोड करें आपके लिहाज से, तो आपका क्या कहना है? आखिर राजनीति एक केमिस्ट्री भी होती है। अगर सांसद जी कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा में 6 सीटें जीती हैं, तो मतलब उनका प्रभाव है, वहाँ दिल से वो राजनीति करते हैं। केवल अरिथमेटिक नहीं होता है 1+1 और एक सॉफ्टवेयर शीट बना देना, जैसे भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है। न मुद्दों की बात करती है, न उनके पास स्थानीय नेता हैं, न वो अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं, न कोई काम हो रहा है जमीन पर। बड़ी विकास की योजनाएं तो अलग कर दी जाए, पलायन पर हम सब देख ही चुके हैं। तो एक उनको रियलिटी चेक लेना हो तो ले। हमारे लिए ये बड़ी सफलता है कि हमने मुद्दों की बात की और अपने डिसेंट्रलाइज तरीके से अधिकार हमारे जिलाध्यक्षों के पास थे, उन्होंने चयन किया और लिस्ट भेजी हमारे प्रदेश कार्यालय में। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी पावर उनको दे रखी थी। अच्छा है कि लोकतांत्रिक ढंग से ये चुनाव लड़ा जाए। और ये कहना कि हम केवल गांव की पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी ने 2012 में बहुत सारी शहरों की भी सीट जीती, तो एक और संदेश है कि जो गांव और शहरों में सामंजस्य बिठा लेगा और जो
जन मुद्दों की बात करेगा वो हमेशा जीतेगा। हो सकता है कि हमसे कोई भूल हुई हो 2017 में, लेकिन 2022 में हम मुद्दों की बात करके कोई भी प्रचार प्रसार के खिलाफ खड़े होंगे, और जनता ने भी शायद झूठ को पहचान लिया है, इसी के चुनाव की नीति के लिए। जी बिल्कुल। तो जूही जी आपने भी अपनी बात कही, और बघेल साहब मैं आपसे और जूही जी मेरा आपसे भी निवेदन है कि 2 मिनट आप हमारे साथ और रहिए, और विजय जी, क्योंकि एक और इस टैली में बड़ा बदलाव होने वाला है। हमारी टीम अभी फाइनल जिसे कहा जाए रिकंसाइल कर रही है, हालांकि उसके बाद भी हम पूरी रात लाइव रहेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी मतगणना जारी है, कहीं रिकाउंटिंग हो रही थी। बनारस का जैसे जिक्र हुआ, वहां पर सपा जीत गई, और जैसे जूही जी निवेदन कर रही है बघेल साहब से कि साहब जो जीत गए उन लोगों को सर्टिफिकेट देने को कह दीजिए प्रशासन को कि जल्दी से सर्टिफिकेट दे दे। बघेल साहब, ये सर्टिफिकेट भी देरी हो रही देने में, जूही जी का कहना है, ये क्या बात है? देखो, सर्टिफिकेट किसी के हाथ में नहीं होता है, टिकट हाईकमान के हाथ में होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड या जो भी टिकट ये देते हैं, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट जनता के हाथ में होता है जी। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में किसी को अगर गिनती से शक हो रहा है तो अपनी रिकाउंटिंग कराते हैं, और चुनाव आयोग का एक नियम भी है कि इतने वोटों की अंतर है तो रिकाउंटिंग करा सकते हैं। मशीन पर तो वही आता है, इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि मान लो एक बार वोट रिजेक्ट है, जल्दी में हो गया, फिर देखा जाता है आधी मोर ऊपर है आधी नीचे है। लेकिन कोई भी, जैसे मुझे आगरा और एटा में अभी तक एक भी बुजुर्ग लोकसभा किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे बस्ती हरा दिया गया है, और मैंने भी कह रखा था अगर आप एक वोट से हार रहे हैं तो आप हारेंगे, एक वोट से जीत रहे हैं तो आप जीतेंगे। आरओ या एआरओ को मेरी तरफ से कोई खून नहीं, क्योंकि मेरा जीता हुआ चुनाव कोई ले ले तो जितना मुझे कष्ट होगा ऐसे ही आपको जीता हुआ चुनाव कोई राजनीतिक दबाव से होगा। और ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, ये 7 में से 6 सीटों के पीछे की केवल एक है कि हम 5 साल चुनाव लड़ते हैं। मैं छोटी सी राजनीति करता हूँ, ये जबरदस्ती मेरे को यहाँ बैठा देते हैं, नहीं तो सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, जी बिल्कुल। जूही जी आपका क्या कहना है कि सांसद जी ने बड़े शानदार ढंग से अपनी बात कही है, मैं यही कहूंगा। रोहित जी, इसीलिए तो ये जीते हैं, इनकी पार्टी आ रही है। मैं सांसद जी को थोड़ा ही कुछ कह रही हूँ। चुनाव लड़ने का और जनता के दिल में रहने का यही तरीका है कि आप जनता के बीच में रहिए, लेकिन आपने हम लोगों को इतना बड़ा मंच दिया, ये भी एक जनसंपर्क का हमारे लिए माध्यम है। और समाजवादी पार्टी बहुत उत्साहित है, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी भी जीते हैं। बनारस मैंने कहा कि 14 सीटें के करीब हम जीते हैं, तो फाइनल टैली आ जाने दीजिए। पूर्वांचल भी हमारा गढ़ रहा है, मध्य उत्तर प्रदेश भी देख, तो अच्छा चुनाव है। जूही जी मैं आपको रोकूंगा, सांसद जी आपको भी रोक रहा हूँ, विजय जी आपको भी रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी सहयोगी प्राची इस वक्त आ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। हालांकि इसके बाद भी अपडेट होगा, क्योंकि अभी रात में भी कुछ और आंकड़ों में कुछ तब्दीली हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट एबीपी गंगा, क्योंकि लगातार हम रविवार से हम इस कवरेज को कर रहे हैं, 75 घंटे की लाइव कवरेज का वादा आपसे है। प्राची, क्या ताजा आंकड़ा, क्या ताजा अपडेट आपके पास है, दर्शकों को बताइए। प्राची। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ताजा आंकड़ा अब सामने आ चुका है, और ये जो ताजा आंकड़ा है ये बीजेपी के लिहाज से जरूर झटके वाला हो सकता है। इस वक्त जो बड़ा आंकड़ा मिल रहा है, बता दें, जिला पंचायत चुनाव का ये सबसे बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सपा की बढ़त अभी भी कायम है, 747 वोट पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। जबकि भाजपा की बात करें तो भाजपा मुकाबले में पिछड़ गई है, फिलहाल 666 सीटों पर आगे है, यानी 666 वोट पर आगे चल रही है। बसपा की बात करें तो 322 वोट पर आगे चल रही है। कांग्रेस के भी यहाँ पर वोट थोड़े जरूर 1 वोट में इजाफा हुआ है, 77 वोट पर आगे चल रही है। और अगर हम अन्य की बात कर लें, जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण समझी जा रही है, 1238, यानी सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे किया है तो अन्य और निर्दलीय पे किया है जनता ने। 1238 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। ये अभी भी रुझान है, क्योंकि अभी भी इन्हें वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी काउंटिंग चल रही है।
देखिए हम टैली भी आपको दिखा रहे हैं, टैली लगातार बदल चुकी है। ये देखिए बीजेपी 666 पर है, समाजवादी पार्टी 747 सीटों पर आगे बड़ी बढ़त यहां पर बना ली है। बसपा की बात करें तो 322 वार्ड पर बसपा आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो 77 वार्ड पर आगे चल रही है और अन्य यानी अदर्स जो हैं वो 1238 पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ा उलटफेर हुआ है, ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट बता रहे हैं, जहां पर भाजपा अब मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी ने बड़ी बढ़त यहां पर बना ली है। 747 वार्ड पर आगे चल रही है और भाजपा 666 पर। और हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, एसपी बघेल सर हमारे साथ हैं। बिल्कुल, एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी रिएक्शन आपका सबसे पहला क्या है, क्योंकि अब काफी फासला हो गया है भाजपा और समाजवादी पार्टी में। बघेल जी, मैं सोचता हूं कि अब 1-2 घंटे बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहें जब फाइनल आएगा तभी बोलेंगे। जो आप आंकड़े बता रहे हैं उसको हम माने ले रहे हैं और मैंने बताया ना कि इस पर बहुत पार्टी के चिन्ह नहीं होते हैं, इसलिए वो एकदम अलग इलेक्शन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा पे मोदी जी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हुआ, विधानसभाओं में नहीं हुआ, दिल्ली में हो नहीं पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में दोनों चीज़ें हुई, लोकसभा और विधानसभा में भी हुई, आसाम में वो हुआ, बंगाल में 3 की जगह बहुत आए। जो भी नतीजे हैं बस फ्री एंड फेयर इलेक्शन पंचायत में हुआ है, हिंसा नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा रिगिंग हुई है, बहुत बूथ कैप्चर्स वगैरह नहीं हुए। मैं सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को किसी भी दल के हो उनको बधाई देना चाहूँगा और बस यही कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का कठिन चुनाव होता है, इसमें उनका निजी बहुत होता है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो निर्दलीय जो लोग जीते हैं, हमारे जिले में भी जीते हैं, जो साल भर हर शादी में, भागवत में, कथा में, मरने में, फिरने में, अस्पताल में जाते हैं, तो फिर जनता कहती है भाई छोरा बहुत अच्छा है, पार्टी का टिकट लिया, नहीं मिले तो भी जिता देंगे। क्योंकि इस इलेक्शन में ये बहुत होता है कि उसकी निजी सेवाएं, उसके शरीर से सेवाएं कितनी होती हैं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का विकास से बहुत संबंध नहीं होता है। प्रधान को तो सजाएं मिलती हैं इन चीज़ों की, पेंशन की, आवास की, शौचालय की, इन सब चीज़ों में, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का मूवमेंट अगर साल भर, 1.5 साल पहले से संभावित लोगों का अगर दुख सुख में वो शामिल रहते हैं तो निश्चित तौर से उनके पास कोई भी चिन्ह हो, लोग उनको उनकी मदद करते हैं। ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल बघेल जी, देखिए बहुत शालीनता के साथ आप इन रुझानों को अभी एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि ये जो चुनावी नतीजे हैं, ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय उपाध्याय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप जरा समझाइए जो ताजा बदलाव हुआ है, जो हमने दर्शकों को सबसे पहले बताया है, 666 वार्ड पर अब भाजपा पीछे खिसक कर आ गई है और बढ़त बना ली है यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने। अब इस पर क्या कहेंगे, क्या बताते हैं ये आंकड़े? ये आंकड़े तो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और किसी को शायद उम्मीद नहीं होगी कि इस तरीके से पंचायत में बीजेपी पिछड़ेगी। हालांकि ये जो 1229 जो आदर्श वाले आंकड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव अब आगे इसके बाद होने वाला है 74 जिलों का, उसके लिए ये आदर्श बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक रोचक बात ये भी हो सकती है आगे चलते कि अध्यक्ष पद के लिए, चूंकि पंचायत चुनाव रूलिंग पार्टी का चुनाव माना जाता रहा है, मेरा अनुभव ये है कि बसपा की सरकार थी तो उन्होंने दबदबा कायम किया था, सपा की सरकार थी तो उन्होंने भी दबदबा कायम किया था, लेकिन भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसके जमाने में होने वाले पंचायत चुनाव में वो पिछड़ रही है और मुझे लगता है कि शायद पार्टी क्या दावा करेगी वो अलग बात है, लेकिन अभी जो मीडिया की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट में भाजपा के पास 666 सीट है, सपा के पास 747 सीट है और इसमें अगर आरएलडी को जोड़ेंगे तो शायद सीटें और ज्यादा होंगी। तो ये अच्छा, बीएसपी रिवाइव होती हुई दिख रही है, जिसको हम लोग मान रहे थे कि एकदम से कमजोर हो गई है, तो वो भी 322 सीटों पे आगे है या जीत रही है। तो ये एक नए समीकरण की तरफ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति शायद फिर एक करवट लेने के लिए तैयार है और ये जो करवट है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगले 9-10 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं।
तो बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा बीजेपी पिछड़ जाएगी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। हालांकि अभी ये फाइनल आंकड़े नहीं है, फाइनल आंकड़े आने में यहाँ पर अभी वक्त लगेगा। मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हैं और नीतीश वाराणसी से हमारे साथ हैं। विवेक, देखिए अब जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिए हैं। 666 सीट पर भाजपा है और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 747 सीट पर वो आगे चल रही है। फाइनल अभी आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन अभी तक के जो रुझान है, अभी तक के जो रुझान नतीजों में कन्वर्ट हुए हैं, नुकसान भारी हो रहा है भाजपा को। जी प्राची, आप सही कह रही हैं, भारी नुकसान हो रहा है। और अभी एक और महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि ये भी नुकसान आगे और होगा, क्योंकि जिस तरह से रुझान में भाजपा अभी आगे थी और रुझान में ही पिछड़ती आ रही है, उसी तरह से जो अभी रुझान जब परिणाम में बदलेंगे तो और ये संख्या और कम होगी। जो 666 का आंकड़ा अभी आया है ये और भी कम हो सकता है धीरे धीरे। जिस तरह से जो अंतिम समय पर जो मतपेटियां खुली हैं उसका मतलब ये है कि उसमें समाजवादी पार्टी या निर्दलीयों को ज़्यादा वोट गया है। जो वोट का प्रतिशत है वो शुरुआत में जो भाजपा को मिला, देखिए चुनाव जब मतगणना शुरू हुई थी तब भाजपा बढ़त पे थी और लगातार सीटों पे बढ़त पे दिखाती रही। प्रदेश के कई जनपदों से लखनऊ में भी बढ़त थी, लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ जुड़ गई है। उनकी एक प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपा ने एक बड़ी बढ़त यहाँ पर बना ली है। प्राची, 747 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। प्राची, बिल्कुल जूही जी, देखिए आपने बड़ी बढ़त बना ली है। ये जो आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं इन्हें देखकर जरूर आपकी जो पार्टी है वो उत्साहित होगी। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया इन आंकड़ों के बाद, इन रुझानों के बाद? प्राची, दोपहर से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही उत्साहित करने वाली समाजवादी पार्टी के संगठन के लिए खबर है। साथ ही आरएलडी ने भी 69 सीटें जीती हैं, जिनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे थे। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी बात, एक जो दिल से चुनाव लड़ने वाली नीति है, मुद्दों पर कायम रहने वाली नीति है, काम करने वाली नीति है, वो सही लग रही है। और हमारे संगठन में जो एक विकेंद्रित ढांचा हम बना रहे थे, अपने जिलाध्यक्षों को हमने पूरी अथॉरिटी दे रखी थी, साथ ही थोड़ा अनुशासन का भी प्रयोग किया गया। इससे पार्टी एक निखर के आई है और हमें आशा, प्रधानमंत्री का जिला, मुख्यमंत्री का जिला, अयोध्या, बाराबंकी, बड़ी जीत हमने हासिल की है। तो ये भी अब कहना गलत होगा। कानपुर लखनऊ के जो आसपास के इलाके हैं वो गांव नहीं कहे जा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने दोबारा जो 2012 में एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का एक रुझान था कि शहरों की भी पार्टी हो सकती है, उस ओर हम बढ़ रहे हैं और इसी स्ट्रैटेजी पर हम काम करेंगे। लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की आज दिन और जनता के लिए भी कि हम जनमानस के बीच में उसकी भावनाओं को प्रतिनिधित्व कर पाए, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। तो जूही जी, एक सवाल मेरा भी है। तो कुल मिलाकर अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तब तक भी अभी एक लंबी जंग आगे भी लड़नी है। अब देखिए, अभी तो सांसद जी ने कहा नैतिकता का प्रयोग होगा, दल बल धन सत्ता का प्रयोग नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी आशा यही करेगी। लेकिन अगर कुछ गलत होता है और अगर कोई ऐसा करता है तो ये सीधा चुनाव है, जनता ने चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। 2022 में इसका स्पष्ट असर दिखाई देगा यदि कोई भी व्यक्ति इस चुनाव के जनादेश को स्वीकार नहीं करेगा और इसको अपनी तरफ तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा केवल सत्ता के लिए। बड़ा मुंह खाना पड़ेगा, मैं यही कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल जूही जी, जिस तरीके से आपने बताया कि उत्साहित आपकी पार्टी है और अब आगे जो चुनौती है वो जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर है, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जो अन्य है वो अच्छी खासी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, आप भी मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, आप जरा वहां का अपडेट दीजिए। क्या सभी 84 सीटों पर अब पूरी तरीके से नतीजे घोषित हो गए हैं या अभी और वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ जिला पंचायत की 84 सीटें हैं, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है उस पर अब से कुछ देर पहले तक सिर्फ 32 सीटों के नतीजे जो है वो औपचारिक तौर पर घोषित किए गए थे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि गणना पूरी हो गई है, चूंकि तमाम औपचारिकताएं होती हैं आधिकारिक घोषणा से पहले की, वो औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। तो जो 84 सीटों की तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तकरीबन बड़ी संख्या में, यानी 40% से ज्यादा सीटें प्रयागराज की अगर बात करें तो 84 में से 36 सीटों पर निर्दलियों का दबदबा है, वो चुनाव जीत रहे हैं।
दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है 24 सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। बिल्कुल मोइन, देखिए बिल्कुल आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी कई जगह पर घोषित होना बाकी है। हमारे साथ देखिए रोहित जी भी लगातार बने हुए हैं जो इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। आपसे मैं सर समझना चाहूंगी कि ये जो भाजपा के लिए जो ये वार्ड आए हैं, जो रुझान आए हैं, भाजपा के लिहाज से जो ये नतीजे हैं, क्या कहते हैं, क्या मायने इसके हम निकालें? देखिए प्राची, मैं आपको एक बात कहूं साफ तौर पर, अगर राजनीति की बात करें, राजनीति में अहम और वहम दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कुछ नेता, मैं कहूंगा एक बड़ा वर्ग है, वो शायद इसका शिकार हो रहा था। तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा है। और खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनकी अध्यक्षता में पूरा चुनाव लड़ा गया। और कहीं ना कहीं अब उनको इस पूरे मामले में अब वो जवाब देही इसकी बनती है नहीं बनती है, वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, क्या कहते हैं वो तो उनकी पार्टी, उनका संगठन जाने। लेकिन इतना जरूर है कि जनता भले ये कहें कि गांव का वोटर ज्यादा है, यहाँ पर जाति मायने रखती है, यहाँ पर धर्म मायने रखता है, आस पड़ोस मायने रखता है। देखिए हिंदुस्तान में हर चुनाव में यही स्थिति होती है, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, सब चीजें, सब सारे कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं तभी कोई रिजल्ट सामने आता है। तो इस चुनाव में भी है, नतीजों को नतीजों की तरह स्वीकार करना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो। आज सपा इसमें बढ़त बना रही है, बनाई हुई है सपा ने बढ़त, तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको क्रेडिट जाता है, कोई आसमान से तो बढ़त बनी नहीं। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी अगर पिछड़ी है तो वो भी नतीजे सामने है। तो राजनीति में आंकड़ों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए प्राची, मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव भी कहता है। और मुझे लगता है कि तमाम सियासी पार्टियां, जूही जी भी यहाँ पर इस वक्त हमारे पैनल में बैठी है, वो भी इस बात से सहमत होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को, जिस आत्मचिंतन की बात करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, को करना होगा कि कमी कहाँ रह गई। और संगठन को जरूर यह सोचना होगा कि जो इतनी लंबी चौड़ी तैयारी थी, वो तैयारी क्यों नहीं जमीन पर उतर आई। प्राची बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सोचना होगा। और अब क्या भाजपा अपनी रणनीति को बदलती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो रुझान आए हैं ये बहुत चौंकाने वाले हैं और झटका देने वाले हैं कहीं ना कहीं भाजपा के लिहाज से। जूही जी भी बनी हुई है। जूही जी, जो बात कही रोहित सर ने, उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? चूंकि राजनीति में वहम और अहम होना वाकई में उसे फिर किस तरीके से हाशिए पर ला सकता है, ये अब नजर आ रहा है। वहम और अहम, और जो रोहित जी ने कहा कि जनादेश को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जनादेश जनता के विचार हैं जो हम तक पहुंचते हैं, वो अपनी रणनीति बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। बड़े बड़े डिक्लेरेशन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए, लेकिन कितना उत्तर प्रदेश उनके लिए अहम था या जनता की समस्याएं उनके लिए अहम थी, ये चुनाव के नतीजे वो दिखाते हैं। बंगाल के चुनाव में मुख्यमंत्री व्यस्त थे, कोरोना से जनता परेशान थी, किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे, महिला अपराध बढ़ रहे थे। फिर भी हम बार बार यही कह रहे थे कि नहीं, कोई कठिनाई नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जनादेश दिया था 2017 में, फिर 2019 में। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जहां तक हमारा सवाल है, हम जैसे चुनाव लड़ते हैं वैसे ही चुनाव हमने लड़ा, और चुनाव दिल से ही लड़ना चाहिए। आप हारे या जीते, अगर आप दिल से लड़ते हैं चुनाव तो आप हारते हैं, फिर अगली बार आप जीतते भी हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और हमारे सारे वरिष्ठ या कनिष्ठ नेता, मैं कहूँ, वो जनता के बीच रहे। यदि हम कोरोना काल की बात करें, निरंतर उनकी सेवा करते रहे, जगह जगह जहाँ आवश्यकता पड़ी उनकी मदद की, साथ ही किसानों के साथ भी खड़े रहे, स्टूडेंट्स की समस्याओं से हम रूबरू हुए जी। तो यही मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना भी चाहिए। और अगर हारे या जीते, अगर इन मुद्दों पर चुनाव हारते हैं या जीतते हैं तो ये सबसे बड़ी जीत हमारी भी होती है और लोकतंत्र की भी होती है जी। प्राची, विजय जी का भी एक रिएक्शन बनता है, मैं चाहूंगा जरूर आप इनके पास भी जाएं। बिल्कुल विजय जी, आप भी जरा इस बात को समझाइए कि राजनीति में वहम और अहम कितना मायने रखता है और उसके क्या परिणाम भुगतने होते हैं जिस तरीके से भाजपा के लिए नतीजे आए। देखिए, एक बात तो ये समझ में आ रही है, पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल के भी जो रिजल्ट आए, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के ठीक पहले आ गए। यहाँ तो मैराथन मतगणना चल रही है और लगातार 75 घंटे आप भी लाइव हैं, रिपोर्टर सो नहीं रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। देखिए, ये मैनेजमेंट से खाली आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप पन्ना प्रमुख, आप बूथ कमेटी, आप जिले का संगठन और आप ढेर सारी मीटिंगें करके ही नहीं जीत सकते, क्योंकि खाली कार्यकर्ता के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा और जनता की जरूरतें भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और जनता की जरूरतें कई बार सरकार से जुड़ी होती है, जो वहाँ के तहसील, ब्लॉक ऑफिस या थाने से जुड़ी होती हैं या शिक्षा विभाग से जुड़ी होती हैं, किसी
किसी व्यक्ति जो जिसने बीजेपी को सपोर्ट किया और जिसके पास कुछ वोट हैं, उसने ये उम्मीद की थी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो शायद मेरी बहू जो प्राथमिक स्कूल में टीचर है और वो सीतापुर में पोस्टेड है और रहने वाला वो हरदोई का है, तो कम से कम कहीं आसपास नजदीक आ जाए या हरदोई में आ जाए। तो लेकिन इस तरह के कोई कल्याणकारी उपाय इस सरकार ने नहीं किए, तो ये एक कारण हो सकता है बड़ा। दूसरा, मैं जो देख रहा हूँ कि इस चुनाव में जो 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ था, खास तौर पे समाजवादी पार्टी के यादव उम्मीदवारों को माना जाता था कि भाई ये सिर्फ यादवों के लिए काम करते हैं। इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि ढेर सारे यादव जिला पंचायत सदस्य चुन के आ रहे हैं अलग अलग जिले से, तो ये बता रहा है कि उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं वापस। जो एक रिएक्शन क्रिएट हुआ था 2012 से 17 की सरकार के दरमियान, और एक ऐसा माहौल बना कि सरकार सारी फैसिलिटी एक खास जाति को दे रही है, तो अब तो उसी जाति के लोग मैं देख रहा हूँ। मैंने कई जिलों के अभी रिजल्ट देखे हैं, तो मैं देख रहा हूँ तो लोगों ने सपोर्ट किया, और बिना सपोर्ट के आप किसी एक जाति से तो जीत नहीं सकते। एक और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति तो 2007 में मायावती ने खत्म कर दी। 2012 में भी जाति की वजह से खाली यादव या मुसलमान जो समीकरण माना जाता है, मीडिया परसेप्शन है कि सपा के साथ वही। बिल्कुल, देखिए तमाम समीकरण हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि रुझान इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो भी आप तक पहुंचा दें। जो अपडेट है वो ये है ओवरऑल कि बीजेपी 666 सीट पर है, यानी पीछे छूट गई है। समाजवादी पार्टी 747 पर बढ़त बनाए हुए है, बसपा 322 पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 77 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए है। अगर अदर्स यानी अन्य की बात कर ले तो 1238 पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये ताजा अब तक के अपडेट हैं और इन अपडेट्स ने कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर झटका दिया है, क्योंकि भाजपा 666 पर है, काफी पीछे छूट गई है समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी ने यहां पर बड़ी लीड ले ली है। 747 सीट पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और जो भाजपा है वो 666 पर है। और अब आपको देखिए सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि कहां पर कितना नुकसान, कितना फायदा किस पार्टी को हुआ है। सबसे पहले बात कर लेंगे हम अवध रीजन की। अवध की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 168 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 292 सीटों पर बढ़त है। बसपा की बात करें तो 86 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस की बात करें तो 16 सीटों पर और अदर्स 367, यानी सबसे ज्यादा यहां भी अदर्स का जादू चला है। लेकिन बड़ी पार्टी अगर कोई बनकर उभरी है अवध में तो वो है समाजवादी पार्टी। 292 यहां पर उसे वार्ड मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा मेरे सहयोगी का रुख करेंगे विवेक, जो कि लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए अगर हम अवध रीजन की बात करें तो यहां पर भी नुकसान भाजपा को हुआ है और कहीं ना कहीं लीड यहां पर बड़ी बनाई है समाजवादी पार्टी ने। क्या फैक्टर नजर आते हैं आपको? जी प्राची, देखिए 168 की तुलना में 292 सीटें यानी लगभग दोगुनी। तो समाजवादी पार्टी को जिस तरह से लाभ मिला है, लगभग दोगुनी सीटें हो गई हैं यहाँ पर अवध क्षेत्र में। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बीजेपी ने बड़े चेहरों पर भरोसा किया, बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, उन पर दांव लगाया। अगर जमीन से जुड़े हुए नेताओं से संपर्क करते, जमीन से जुड़े हुए नेताओं को समर्थन देते तो शायद ये स्थिति ना आती। लखनऊ में ही जहाँ पर सरकार है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी स्थितियाँ सरकार के पक्ष में हैं। सरकार जो भी काम कर रही है, प्रदेश में जो भी नीतियां लागू कर रही है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव लखनऊ में देखने को मिलता है। यहाँ तमाम विज्ञापन होते हैं, शहरों में जो सफाई, साफ सफाई, तमाम व्यवस्था, हेल्थ, हाइजीन और स्वास्थ्य, कानूनी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी को 25 में से मात्र 3 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी 10 सीटें पाई है। तो ये स्थितियां चिंतनीय है, सोचने लायक है कि आखिर कहाँ 2022 अब बहुत नजदीक आ गया है। हमारे साथ रोहित जी भी लगातार बने हुए हैं। रोहित जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो अवध का आंकड़ा सामने आया है जिसमें नुकसान भाजपा को हुआ है और बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है, क्या फैक्टर्स आपको नजर आते हैं इसके पीछे? बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरह से भी विवेक बता रहे थे, और विवेक भी 3 दिन से लगातार फील्ड में मौजूद हैं और देर रात तक फील्ड में रहते हैं और बिल्कुल दर्शकों तक एक अपडेट पहुंचे, इसलिए जोखिम भी उठा रहे हैं। और हालांकि मैं बार बार अपने तमाम सहयोगियों से कह रहा हूं कि अपना ख्याल जरूर रखिए, लेकिन बिल्कुल सही विवेक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देखिए जो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है, विजय उपाध्याय जी ने भी ये बात कही थी, मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि बीजेपी ने रणनीति तो बड़ी अच्छी बनाई, लेकिन उस रणनीति को जो इंप्लीमेंट करना था, वो जो पन्ना प्रमुख थे, उन पन्ना प्रमुखों को आम लोगों से बात करनी थी, वो जो बीएलए था उनको बूथ के बाकी लोगों से बात करनी थी,
तो जो पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया था वो सिस्टम उस तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ। और जो विवेक बात कह रहे हैं कि साहब बड़े लोग आए, जमीनी स्तर के लोग चुनावों से में पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता, देखिए मंत्री या सांसद अगर जिला परिषद के चुनाव में प्रचार करेगा तो जाहिर सी बात है वो रोड शो कर लेगा, जुलूस निकाल लेगा। लेकिन इन चुनावों में डोर टू डोर कन्वेंसिंग बहुत बड़े मायने रखती है, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह रही। लेकिन इतना जरूर है, अवध के जो नतीजे हैं, समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिली है 232 सीटों पर, प्राची सपा यहाँ पर आगे है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कि 164 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, बीजेपी को सचमुच बड़े तरीके पर सोचने पर मजबूर करती है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो या उनकी पूरी टीम हो, उसको जरूर सोचना पड़ेगा इस पर। प्राची बिल्कुल ये सोचना होगा। विजय उपाध्याय जी, देखिए अवध में वो क्षेत्र आते हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है, उसके बावजूद बीजेपी कहीं ना कहीं 168 पर सिमटती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी 292 की बढ़त बनाए हुए है। देखिए, सिर्फ अवध क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो आप लखनऊ देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी का क्षेत्र है। राजनाथ जी यहाँ से दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कितने मंत्री हैं यहाँ से, शायद तीन मंत्री सिर्फ लखनऊ से हैं। इसके बावजूद बीजेपी पंचायत चुनाव में अच्छा नहीं कर रही है। आप वाराणसी देख लीजिए, गाँव के लिए बहुत काम किया सरकार ने, लेकिन वहाँ भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। गोरखपुर देख लीजिए, वहाँ पे भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है जितनी उम्मीद की जानी चाहिए। भाजपा के जो सांसद हैं बस्ती से, हरीश जी, उनकी भी क्षेत्र में वही हालत है। तो जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी देखेंगे, वहाँ पे अदर्स का तो दबदबा है, सपा का बिल्कुल। यानी देखिए, जो बड़े चेहरे हैं वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और जो योजनाएं हैं वो जमीन तक या तो उतर नहीं पाई या तो कन्वे नहीं हो पाई, और शायद ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अवध के बाद अब पूर्वांचल में क्या हाल रहा, ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को समझा रहे हैं। पूर्वांचल का आंकड़ा क्या कहता है ये आपको बता देते हैं। देखिए, टोटल यहाँ पर 1034 वार्ड हैं और भाजपा को यहाँ 164 वार्ड मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 232 पर बढ़त बनाए हुए है। बसपा की बात करें तो 89 यहाँ पर वार्ड पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो 40 और अन्य के खाते में सबसे ज्यादा वार्ड हैं, यानी 516। ये पूर्वांचल का पूरा आंकड़ा कहता है 1034 वार्ड हैं, जिनमें से भाजपा को कुल 164 मिल रहे हैं। और नीतीश मेरे सहयोगी बने हुए, उनका हम रुक कर लेते हैं। नीतीश, देखिए यहाँ पर भी भारी नुकसान भाजपा को हुआ है। यहाँ पर बनारस आता है, तमाम ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ जो बीजेपी का गढ़ कहे जाते हैं। 164 वार्ड पर सिर्फ बढ़त बनाए हुए है भाजपा। प्राची, अगर बात करें तो बनारस ही नहीं, बनारस के साथ आजमगढ़, गाजीपुर, आजमगढ़ को तो कहेंगे सपा का गढ़, अगर कहे तो वहाँ से के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें तो गाजीपुर और मिर्जापुर और भदोही, ये सारे जो जो बनारस के पड़ोस के जो जनपद हैं, उसमें बीजेपी ने पिछले दिनों में, अगर पिछले सालों की बात करें तो पिछले सालों में अच्छा कब्जा किया था, जो वोटर हैं उन पर अच्छा कब्जा किया था। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा क्या हुआ जो वोटर इनसे नाराज दिखाई दिया? आखिर कौन सी कमी रह गई, आखिर क्या रहा? ये सारी जो है, जो सारे विषय हैं, इन पर आत्ममंथन की जरूरत है। आपको बता दें प्राची कि इसमें कई बातें सामने आई और कई बातों को सामने आने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ इनके लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कि समाजवादी पार्टी जिसको कहा जाता था कि ये किसानों के पास जाते हैं, ये मजदूरों के पास जाते हैं, ये उनके पास जाते हैं, लेकिन इनके वोटों में भी हम सेध लगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी की रणनीति थी, जमीनी स्तर पर, गांव स्तर पर जाना, कहे कि जो इनके कार्यकर्ता हैं वो दरवाजे दरवाजे जाकर अपने बूथ स्तर पर प्रचार करेंगे, बूथ स्तर पर जो युवा हैं उनको प्रेरित करेंगे कि कैसे ग्रामीण स्तर पर लोगों को अपना। बिल्कुल नीतीश, और इस बार शायद वो फैक्टर नजर नहीं आया और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा नुकसान भाजपा को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। रोहित जी, आपसे भी समझना चाहेंगे। देखिए, जैसा नीतीश ने बताया कि यहाँ पर वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले दिनों भाजपा ने अच्छा कब्जा कर लिया था। भदोही ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए। क्या वजह समझ में आ रही है जो इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है भाजपा की और सपा लीड ले रही है 232 वार्ड के साथ? रोहित जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी नीतीश बता रहे थे और अभी मोइन से भी आप जब सवाल पूछेंगे तो प्रयागराज की भी वो स्थिति बताएंगे कि किस तरह से इतना जरूर है। देखिए, पूर्वांचल की खास तौर पर मैं प्राची बात करूं, चाहे प्रयागराज है, वाराणसी है, गाजीपुर का जिक्र नीतीश कर रहे थे, इसके अलावा और 4 जिले पूर्वांचल के ऐसे जहां पर
बागियों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आप ये सोचिए, एक एक जिले में बीजेपी के 10 से 12 बागी प्रत्याशी चुनाव में उतर गए और उनमें से ज्यादातर चुनाव जीत भी गए। लेकिन अब इसमें दूसरी बात ये भी है, इसमें ये क्रेडिट नहीं दिया जा सकता कि साहब बीजेपी के बागी ज्यादा इसलिए हो गए, इसलिए बीजेपी की टैली कम है। प्राची, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है कि हमारे पार्टी का कैडर अनुशासित है, सिपाही है। तो आखिरकार क्या हो गया इन सिपाहियों को? तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो या बाकी लोगों, उनको कहीं ना कहीं इस पर जरूर काम करने की जरूरत है। प्राची, बिल्कुल, निर्दलीय की आपने जिक्र किया है, प्रयागराज का रुख करेंगे। मोइन मेरे सहयोगी वहां पर हैं। मोइन, निर्दलीय का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हालांकि भाजपा ये बात जरूर कह रही है कि हमारे बागी हैं और उनकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। प्रयागराज की अगर बात करें पर्टिकुलर, तो किस तरीके के नतीजे यहाँ पर रहे हैं? अगर प्रयागराज की बात करें तो 84 में से 84 सीटें हैं जिला पंचायत की कुल, 36 पर निर्दलियों का कब्जा है, 24 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है और 15 सीटों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बहुजन समाज पार्टी के पास 4 सीटें हैं, AIMIM हो और कांग्रेस के पास 1-1 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 2 से 3 सीटें जीतने का दावा कर रही है, हालांकि सूची जारी नहीं की थी, तो जो निर्दलीय हैं उनमें से जीत का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी भी। लेकिन जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें बड़ी सेंध लगाई है समाजवादी पार्टी में। हम अगर उत्तर प्रदेश के पिछले 2 चुनाव की बात करें, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, हमने ज्यादातर जगहों पर यह देखा कि जो नान यादव OBC वोटर है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आया था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग उसने की थी। लेकिन इस पंचायत चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में वोटर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, कहीं निर्दलियों के साथ गए हैं, कहीं अन्य के साथ गए। यही वजह है कि इस तरीके के नतीजे, इस तरीके के रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या कहता है, ये भी हम अपने दर्शकों को जरूर बता दें। हमने पूर्वांचल की बात की, हमने अवध की बात की, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात हम कर लेंगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 908 सीटें हैं और इनमें भाजपा ने 219 वार्ड पर कब्जा किया है, या वहां पर वो आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 211 पर, यानी यहां पर भाजपा को लीड मिली है। बसपा 129 सीट पर, कांग्रेस की बात करें तो 19 सीटों पर और अन्य के खाते में 331 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, जहां पर भाजपा ने समाजवादी पार्टी से थोड़ा बेहतर परफॉर्म जरूर किया है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में RLD फैक्टर को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार RLD ने भी एक बार फिर से जीवित RLD हो गई है और कई जगहों पर, चाहे गाजियाबाद ले लीजिए, आप मुजफ्फरनगर ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, इन तमाम जगहों पर RLD ने भी कई वार्ड जीते हैं, जिसके बाद ये जो मुकाबला है वो और दिलचस्प नजर आने लगा है। रोहित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो रुझान आ रहे हैं, ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, ये क्या कुछ दर्शाते हैं? क्योंकि भाजपा यहाँ समाजवादी पार्टी से तो आगे है, लेकिन RLD को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्राची, देखिए, आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं और वहां की सियासत को आप ढंग से समझते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ बड़े गौर करने वाला आंकड़ा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी भले ही सबसे बड़ी पार्टी, अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, 219 सीटों के साथ है। सपा 211, BSP 129। प्राची, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में BSP ने 129 वार्ड जीते हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। अगर इसके पहले पूर्वांचल की बात करें तो वहां पर 89, अगर हम अवध की बात करें तो BSP वहां पे 86। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको मायावती अपना परंपरागत गढ़ भी बताती थी, कई जिले BSP के हैं, जैसे आगरा की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की बात करें, जहां पर BSP का परंपरागत वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं जो 129 वार्ड पर BSP जीती है, इस आंकड़े को भी, ये आंकड़ा बीजेपी के लिए चुनौती भरा है प्राची, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस तरह का समर्थन बीजेपी को मिला था वो इधर नहीं दिख रहा है। आप सोचिए, 129 सीटें BSP और 211 सीटें सपा। इस आंकड़े को अगर आप 219 से कंपेयर करेंगे तो आंकड़ा बहुत पीछे है। यानी बीजेपी अकेले दम पे तो बीजेपी आपको बढ़त दिख रही है 219 सीटों पर, लेकिन सपा और BSP के जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा बड़े गौर से देखने वाली बात है प्राची। और जो 331 का आंकड़ा है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कम से कम अभी कई जगह पर मतगणना जारी है, करीब 40 के करीब सीटें RLD की हैं।
राष्ट्रीय लोकदल जो कि विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव पर हाशिए पर जाना नहीं, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया था, लेकिन वो भी रिवाइव हुआ है इन चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल। और इसके अलावा एक और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं प्राची कि बीजेपी 219 सीट भले ही जीती हो, लेकिन बागपत, मथुरा, बिजनौर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि ये वो जिले हैं जहां पर खाप पंचायतें काफी अच्छी स्थिति में हैं, जहां पर वोट बैंक को डोमिनेट करती हैं, जाट वोटर्स अच्छी खासी तादाद में है, किसान वोटर अच्छी खासी तादाद में है। तो इन कम से कम 5 जिले ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों पर किसान आंदोलन का रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला है। प्राची, बिल्कुल, किसान आंदोलन का जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए भाजपा के लिहाज से यहां पर भी नुकसान वाली बातें हैं, क्योंकि जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं छिटका है। वो वोट बैंक जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया था। अब बुंदेलखंड का आंकड़ा क्या कहता है ये भी आप देख लीजिए। बीजेपी को 37 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। कुल 148 सीट है बुंदेलखंड में। भाजपा को 37 सीटों पर बढ़त है, समाजवादी पार्टी को 31 सीटों पर बढ़त है, और यहां पर भी बसपा को 30 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस की बात करें तो कुल 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, और अन्य जो हैं वो 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी यहां पर बेशक भाजपा 37 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन सपा 31 पर है और बसपा 30 पर है। इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। रोहित जी, आप इसे अब समझना चाहेंगे, बुंदेलखंड इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ये क्या बता रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल प्राची, देखिए अगर बुंदेलखंड की अगर आप स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जरूर, अगर दलीय स्थिति की बात करें, अगर हम निर्दलीय को या अन्य को छोड़ दें तो बीजेपी सबसे बड़ा दल यहाँ पर है। लेकिन आप सोचिए, बीएसपी 30 सीटें यहाँ पर जीती है प्राची बीएसपी ने, और समाजवादी पार्टी ने 31। तो अगर इस आंकड़े को जोड़ दे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। यानी अगर ये जो नतीजे आए हैं बुंदेलखंड के, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बने हैं। आत्ममंथन करना होगा कि कमी कहां रह गई, क्योंकि 37 सीटें अगर बीजेपी जीतती है तो 31 सपा और 30 सीटें बीएसपी भी यहां पर जीत रही है। यानी अगर 30-31 को जोड़ दे तो 61 सीट तो यही बनती है। तो बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिली है, सीधी चुनौती मिली है। बिल्कुल प्राची, बिल्कुल, यानी हर जगह चुनौती भाजपा को मिलती हुई नजर आई है, और यही वजह है कि जो ओवरऑल रुझान सामने आ रहा है उसमें वो तमाम चीजें रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के उस पार लगातार ये बड़ी कवरेज, नॉन स्टॉप कवरेज एबीपी गंगा की जारी। स्वागत है आपका, विजय तिलक लगातार देख रहे हैं आप, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उलटफेर उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनावों में हो रहा है। एक बार आपको फिर से ओवरऑल आंकड़ा बता देते हैं, क्योंकि टेली के जरिए तो आप लगातार देख रहे हैं। भाजपा 666 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, समाजवादी पार्टी 747 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बसपा 322 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 77 सीट पर और अदर्स यानी अन्य 1238 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी इस अगर रुझान की तरफ अगर हम देखें और अगर इस रुझान पर गौर फरमाएं तो बात यह है कि भाजपा बहुत पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। भाजपा इस मुकाबले में पीछे छूट गई है, क्योंकि अभी तक नेक टू नेक फाइट दोनों ही पार्टियों की तरफ से दी जा रही थी, और अभी तक जो अंतर था वो 10, 15, 20 सीटों का था। लेकिन अब ये जो फासला है ये बढ़ चुका है। 666 पर बीजेपी है और समाजवादी पार्टी 747 पर है। और हमारे साथ लगातार विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। विजय जी, अब आप ये समझाइए, देखिए ये जो नतीजे आए हैं, ये जो रुझान सामने आए हैं, भाजपा को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नतीजे अगर 2022 के विधानसभा चुनाव पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो किस तरीके की स्थिति बन सकती है, किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल सकता है? देखिए, आमतौर पे पंचायत चुनाव के रिजल्ट का विधानसभा चुनाव पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछली सरकारों में पंचायत चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी लुटिया डूब गई थी, चाहे बसपा सरकार हो या सपा सरकार के दौर में, यानी 7 से 12 और 12 से 17 के दरमियान। अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि पंचायत चुनाव से नैरेटिव उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का बदल गया है आज से, और ये जो बदलाव है इसमें आपका भी बहुत योगदान है, एबीपी गंगा का भी, क्योंकि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं इन आंकड़ों के चलते नहीं है। तो ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि इस नए नैरेटिव का असर पड़ेगा
और निश्चित तौर पर कम से कम सपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, बसपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, और जो विपक्ष बिल्कुल विलुप्त था उत्तर प्रदेश में, वो शायद ज्यादा एक्टिव होके अब सड़कों पे मौजूद होगा। तो ये और बीजेपी को चुनौती देता नजर आएगा। अच्छा, बीजेपी के साथ क्या है? बीजेपी को इस बार पहली बार ही एहसास हुआ, देखिए जब से 14 से सिलसिला शुरू हुआ जीत का, नगर निगमों के चुनाव में भी 2017 दिसंबर वगैरह में जब चुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। इस चुनाव के पहले जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे, खासतौर पे स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के, उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ था। जो उम्मीद थी उस तरह से बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई। अब पंचायत चुनाव में परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन इस चुनाव में एक बात नई और फिर से वो दोहरा रही है अपने को, वो है जो अपर कास्ट के साथ या जो बीजेपी का जो पूरा चंक बन गया था, जिसमें अपर कास्ट भी था, आज पिछड़े भी थे, दलित थे, वो कुछ क्रैक होता नजर आ रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति नहीं है, और ये जो बदलाव है ये मैं देख रहा हूं कि उसमें भी इस बात का असर है कि जो जातिवादी समीकरण थे वो टूट रहे हैं, और जो लोग, अच्छा इस चुनाव में एक बात और होती है कि जो पैसा ज्यादा खर्च कर सकता है, जिसका प्रभाव ज्यादा है, जो लोगों को ओबलाइज कर सकता है, कई तरीके से जो इसमें ओबलाइज करता है, मैं तो मानता हूं कि इसमें कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, दारू मुर्गा खुला वोट का चुनाव है ये। तो जो इस चीज को ठीक से कर लेता है वो चुनाव जीत जाता है। जो प्रत्याशी दूसरी पार्टियों से आए हैं और जो प्रत्याशी भाजपा के रहे, उनके आर्थिक स्थिति का अगर विश्लेषण करे, कोई एडीआर टाइप की रिपोर्ट आती तो शायद समझ में आता, लेकिन बिल्कुल, यानी देखिए अभी तो बदलाव हो रहा है और एक नया नैरेटिव सेट होता हुआ विजय जी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। तो एक नया नैरेटिव यहाँ पर सेट हो रहा है, और ये जो नतीजे हैं, ये जो रुझान है, बहुत कुछ कह रहे हैं। लगातार ये बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज एबीपी गंगा पर